A very good morning, students. Welcome to our daily session of the Hindu News Analysis, जिसमें हम important news articles from our exam perspective cover करते हैं, right? So moving on to the first news article of the day, which is related to the economy, and it is saying that merchandise exports surged by 20% as India diversified trade. तो बेसिकली क्या है, जो अगर हम मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें, व्हाट इज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स? तो बेसिकली व्हेन यू एक्सपोर्ट्स टेंजिबल प्रोडक्ट्स. So basically merchandise trade is related to the trade of goods, tangible goods, जिसमें आपके क्या क्या आ सकते हैं. इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, जैसे आपके टेक्सटाइल्स आ गए, एक्सेट्रा, राइट. तो जितने भी प्रोडक्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं, दैट ऑल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द मर्केंडाइज ट्रेड. सो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हमारे बड़े हैं एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर जुलाई. तो 20% इंक्रीज आया, एंड इसके इंक्रीज आने का रीजन दे आर साइटिंग इज दैट इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड इट्स ट्रेड, राइट. सो इट इज सेइंग दैट डिस्पाइट द ऑनगोइंग टर्मोइल. तो वेस्ट एशिया में चाहे अभी क्या है, देर इज अ टर्मोइल, देर इज अ सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस इन द वेस्ट एशिया, बट देन ऑल्सो India's merchandise exports saw a growth of nearly 20% in July this year. And then you remember, see that also that export to West Asia itself have recovered, with July's export to the region nearly 9% higher than the same in the last year. And even in West Asia भी हमारे जो exports हैं as compared to the last year हमारे बड़े हैं. and this year overall अगर पूरे merchandise export की बात करें तो वो भी बड़े हैं, right. So and this is they're saying that this has been achieved. How this has been achieved? Through continued diversification of export destination. So now we are basically what looking on एंड एक्सपोर्टिंग टू द कंट्रीज जहाँ पे हम क्या है ट्रेडिशनली नहीं करते थे, राइट. नाउ वी आर डूइंग वेल इन द कंट्रीज वेयर टिपिकली इंडिया डिड नॉट अर्लियर. फॉर एग्जांपल विद चाइना आल्सो आर एक्सपोर्ट्स हैज इंक्रीज, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज के साथ बेसिकली क्या थे, हमारे इम्पोर्ट्स ही ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे. लेकिन अभी क्या है, थ्रू द डिवर्सिफिकेशन वी आर वॉट इवन डूइंग गुड इन दीज कंट्रीज ऑल्सो, राइट. So उसकी वजह से you can see the surge, and so this is a good sign. Moving on to the next news article, which is related to the Jharkhand protest. तो basically वहाँ पे क्या है, Jharkhand police lodges FIR against the 500 protesters. तो basically क्या है, after the students protested toward the Jharkhand assembly, right, तो उसके बाद में क्या है, थोड़ा सा violent हो गया था सारी situation, एंड लाठीचार्ज वगैरह सब हुआ था. अब क्या है, वहाँ के जो सीनियर एसएसपी हैं उन्होंने इन्फॉर्म करा है दैट एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ट्रबल मेकर एंटी सोशल एलिमेंट्स हु आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द एरिया, राइट. सो दे आर बेसिकली सेइंग कि हमने जेन्युइन जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह नहीं करे. जितने भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो ट्रबल मेकर हैं, जो क्या है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के बीच में मिक्सअप हो गए, दिस इज एज पर द एसएसपी ऑफ झारखंड. तो दिस एसएसपी ऑफ रांची सिंह कि कुछ एलिमेंट्स डिस्टर्बिंग थे जो विच एंटर्ड द एंड मिक्स्ड विद द प्रोटेस्टेंट्स, एंड दे वर क्रिएटेड दिस वायलेंट एक्टिविटीज. तो उनके अगेंस्ट क्या है, अभी क्या अनआइडेंटिफाइड लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया. नाउ दे विल सी द वीडियो फुटेज वगैरह सब देखेंगे, एंड जो भी इन्वॉल्व है उनके ऊपर क्या है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. तो देर सेइंग कि जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया है उनको डरने की जरूरत नहीं है. तो लेट्स सी क्या होता है. Okay, moving on to the next news, which is related to Rajasthan. Rajasthan cabinets clear bills for uniform civil code protection of trees. तो basically क्या है, राज्यसभा असेंबली में भी मानसून सेशन चल रहा था और वहाँ पे भी कुछ important bills पास हुए, जिसमें हमें याद रखना है कि they have also like
राजस्थान कैबिनेट हैज आल्सो गिवन द नॉड फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स एंड दे आर कमिंग अप विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था दैट एमपी हैज आल्सो पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, राइट। एंड ऐसे ही नाउ राजस्थान इज मूविंग टुवर्ड्स एंड टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? बेसिकली दिस इज मेंशन्ड अंडर, पहली बात तो याद रखें, मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 44 of the constitution under the chapter of DPSP. So under the directive principles of state policy, there is a article 44 which talks about the duty of the states to establish uniform civil code for the citizen. And what do you mean by uniform civil code? Uniform means what? It should be similar, same. सो सेम सिविल कोड, तो सारे जैसे हमारे क्रिमिनल लॉ सेम है, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्लास, रिलीजन, क्या है, कम्युनिटी, आपके ऊपर अगर आप कोई क्राइम करते हो तो सिमिलर क्रिमिनल केसेस में क्या है, आपके ऊपर सिमिलर क्रिमिनल लॉज लगते हैं। वैसे ही क्या है, वी आर व्हाट मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हैविंग यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिविल केसेस में भी क्या है, irrespective of your religion, irrespective of your community, you follow the same rule and regulation. For example, there should be a similar rule and regulation related to the मैरिज रजिस्ट्रेशन के, डिवोर्स के, इनहेरिटेंस के, तो ये जो अडॉप्शन के हैं, इन सब के लिए क्या है, देयर शुड बी सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशन विच विल इंश्योर कि समटाइम्स देयर आर elements of discrimination existing in the जो पर्टिकुलर लॉज होते हैं, पर्टिकुलर रिलीजियस लॉज हैं, उनमें समटाइम्स देयर आर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू विमेन स्पेशली। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए क्या है, द पुश इज गिवन टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो राजस्थान इज ऑल्सो टेकिंग अ एफर्ट एंड इट इज वेरी गुड दैट राजस्थान इज कमिंग अप विद सच अ बिल, क्योंकि यहाँ पे द केसेस ऑफ discrimination particularly to women and discrimination on the basis of caste is very prevalent। बहुत केसेस आते रहते, राइट, इवन चाइल्ड मैरिज के भी केसेस बहुत सारे आते रहते राजस्थान से। उस कॉन्टेक्स्ट से देखें तो इट इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू पास द यूसीसी बिल, फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने इंडिपेंडेंस के बाद यूसीसी पास किया? Okay, moving on to the next news, which is related to a recent initiative by the researchers at Indian Institute of Science, IISc Spire Lab। IISc का एक Spire Lab है, so Spire Lab of which Institute, Spire Lab of IISc, इन्होंने मिलके इन collaboration with Art Park एंड गूगल, तो 3 लोगों का इनिशिएटिव है, स्पायर लैब ऑफ IISc प्लस द आर्ट पार्क प्लस गूगल। याद रखना, पूछ लेते किस किस का इनिशिएटिव है। इन्होंने मिलके एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है, दे हैव कम अप विद द AI स्पीच मॉडल। सो आर्टिफिशियल स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल इन्होंने एक बनाया जिसका नाम है श्रवानी। अब आप कहोगे बहुत सारे AI रिकॉग्निशन मॉडल्स पहले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस श्रावणी? तो याद रखना है कि इसमें क्या ट्रेडिशनली जो जितने भी AI मॉडल्स अभी तक हैं उनमें क्या मोस्टली दो जो फेमस लैंग्वेजेस हैं, राइट, उनकी ही रिकॉग्निशन हो पा रही है यूजिंग दिस स्पीच रिकॉग्निशन जो मॉडल्स अवेलेबल हैं। बट दिस इज यूनिक इन द सेंस दैट इट कैन व्हाट recognize 65 इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट। तो याद रखना है कि दिस इज वेरी डाइवर्स विद रिस्पेक्ट टू दी कि कितने लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं। तो 65 प्लस लैंग्वेजेस में और डायलेक्ट्स में क्या है, ये जो मॉडल को ट्रेन किया गया है। सो दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। पहले क्या था, जो कि हमारी मेन जो लैंग्वेजेस थी वही रिकॉग्निशन, उनके लिए रिकॉग्निशन मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बट नाउ इट कवर्स 20 scheduled languages and 45 regional languages and dialect, potentially opening speech AI capabilities to around 25 crore people whose languages are properly not handled, right? तो basically क्या है, बहुत सारे languages जिनको ऐसा जितना recognition नहीं था, उनके लिए अब now this AI speech recognition model has come up by the name of, याद रखना, the name is what, Shravani।
एंड तीन ऑर्गेनाइजेशंस का मिलके इनिशिएटिव है, ये भी आपने याद रखना है. सो आई होप दिस इज क्लियर. यू कैन नोट डाउन, दिस इज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बट ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ओके देन वेरी वेरी सैड न्यूज फ्रॉम उत्तराखंड. पहले भी ऐसी चीज वहां पे हो चुकी है, अब फिर से क्या हुआ है, 6 फेयर्ड ट्रैप्ड अंडर द डेब्रिज अंडर द एज अ डेब्रिज एंटर्स द उत्तराखंड टनल. तो बेसिकली एक टनल थी इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. वहां पे क्या है, डेब्रिज गिर गया है उस टनल के बीच में, एंड इट इज फियर्ड कि वो अभी एरिया ब्लॉक हो गया, एंड 6 पीपल आर फियर्ड दैट दे आर बीइंग ट्रैप्ड इन द टनल. And now the rescue operation is in place, so I hope सब लोग क्या है सेफली बाहर आ जाएं. सो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज इम्पॉर्टेंट. इट इज सेइंग दैट अ 7 जज बेंच टू हियर केस कंसर्निंग लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस फ्रॉम अक्टूबर 6. तो बेसिकली क्या है, ये काफी पुराना केस है जिसके में अब क्या है 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने वाला है. And what is this constitutional bench basically going to decide? It is going to decide how the relationship between the parliamentary privileges versus the freedom of speech, हाउ टू बैलेंस बोथ. तो कैसे आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को बैलेंस करोगे, किसके साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ. तो पार्लियामेंट्री फ्रीडम, पहली बात तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है और ये कैसे इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को इफेक्ट करती है, ये सारा समझेंगे. बट ये समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि ये पिटीशन क्या है सुप्रीम कोर्ट में आई कैसे. तो बेसिकली क्या है, ये बहुत पुराना केस है, रिलेटेड टू द 2003 का ये केस है, जिसमें बेसिकली द हिंदू के पब्लिशर्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था क्रिटिसाइजिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, जो उस टाइम पे जयललिता जी थी, राइट. तो उनको बारे में कुछ इन्होंने क्रिटिकल एक एडिटोरियल लिखा था जिसको चैलेंज किया गया था बाद में बाय द तमिलनाडु असेंबली, और केस किया गया था साइटिंग दैट कि आप ऐसी चीजें नहीं लिख सकते हो, एंड बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. सो बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कहाँ पे मेंशन है. तो दे आर मेंशन इन द, these privileges are mentioned in the article 105, article 105 of the constitution, which talks about the different privileges which exist for the legislative, right. And इसमें क्या है, first of all important privilege with respect to the legislative is that it can restrict the reporting of certain meetings, certain sessions of the house, right. And it can it also prevent the courts from interfering into the functioning of the हाउस, राइट. तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता. एंड क्या है, इट कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस, राइट, द एक्टिविटीज विच आर बीइंग डन इन द पार्लियामेंट. तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एज पर द आर्टिकल 105. बट क्या है, when we talk about right to freedom of speech, so yes, the journalist has the right to freedom of speech, and they are what, they are allowed to report the truthful publication of the activities of the parliament, right. So as per right to freedom unko right है, and plus article 361 of the constitution also allows the journalists to publish the true reporting with respect to the functioning of the and the activities of the parliament. तो उसमें अब how to balance both right to freedom of speech and the parliamentary privileges, इन दोनों को कैसे बैलेंस करना है एंड कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, इसी को डिसाइड करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज गोइंग टू सेटअप. तो 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके लिए क्या है सेटअप हुआ है, जिसकी हेयरिंग 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगी. तो वी विल सी व्हाट्स हैपनिंग इन द अपकमिंग फ्यूचर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस डे. तो अभी इस बार हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है. तो इस साल का जो थीम है याद रखना, व्हाट इज द थीम दिस ईयर. सो युवा शक्ति इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स. सो the celebrations will commemorate 150 years of Vande Mataram and highlight the contribution of young Indians to the country's journey towards Viksit Bharat.
सो हमारा विकसित भारत का जो टारगेट एट द रेट 2047 है, इस जर्नी में जो युवा शक्ति का क्या रोल है, तो आज तक हाउ यूथ हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर द फ्रीडम एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, उसके लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस थीम। और ये भी याद रखना, ये हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे है जिसमें क्या है नेशनल सॉन्ग भी गाया जाएगा। तो पहले नेशनल सॉन्ग गाएंगे, उसके बाद में नेशनल एंथम प्ले होगा। और एक चीज़ और जो इस बार डिफरेंट है वो याद रखना है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो जो कन्वेंशनल नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके दे आर दिस ईयर गोइंग टू नेम एज पर ऑन द मेजर इंडियन रिवर्स, जैसे चिलिका, लोकटक, पैंगोंगसो। तो इन सब चीज़ों पे क्या है वो सीटिंग अरेंजमेंट को दे आर गोइंग टू नेम। सो हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इंडिया, उसको हाईलाइट करने के लिए दे आर मूविंग टूवर्ड दिस थिंग। So we'll see new this Independence Day के celebrations कैसे होते हैं और जितने भी important points होंगे we will note down. Moving on to the next news. So moving on to the editorial page. So first editorial, a predictable rise. So this basically is talking about the rising inflation in India. So they are saying that India में अभी inflation is बार भी high है and upcoming month it's still going to be on the higher side only. और इस राइजिंग इन्फ्लेशन के कुछ रीजंस भी डिस्कस करे गए हैं आर्टिकल में, एंड हमने पहले भी ये रीजंस डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्यूल prices are high, and why fuel prices are high due to the वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस आर हाई। देन क्या है, देयर इज अ ब्लॉकेड ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, उसकी वजह से भी देयर इज लॉन्ग शिपिंग रूट्स लेके आना पड़ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। देन देयर इज ऑल्सो हाई प्राइसेस फॉर ज्वेलरी एंड अदर प्रेशियस मेटल्स, silver, gold. So that is also a reason for the high inflation. Then talking about the food inflation भी है, अब फूड प्राइसेस भी ज्यादा है। फूड प्राइसेस क्यों ज्यादा? बिकॉज ऑफ पुअर मॉनसून दिस ईयर, उसकी वजह से भी क्या है इन्फ्लेशन हो रही है। तो इन्फ्लेशन एज पर अभी क्या है 4.45 के आसपास है इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर हम आरबीआई के टारगेट की बात करें कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रहता है, तो आरबीआई टारगेट्स इन्फ्लेशन इन द रेंज ऑफ, एक रेंज है 2+4 ±2%, बेसिकली 2 to 6% की ये जो रेंज है इसके बीच में इन्फ्लेशन इज व्हाट कॉल्ड टॉलरेबल। सो दिस इज द टॉलरेबल रेंज, and who has decided this tolerable range? This is decided by RBI। and क्या है टारगेट क्या करते हैं RBI बेसिकली टारगेट्स की 4% के आसपास रहे, लेकिन एक रेंज भी डिसाइड हुई है कि 2 to 6% तक क्या है हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो अभी क्या है टारगेट से तो चाहे थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन टॉलरेबल रेंज के बीच में, बट इट इज द आर्टिकल इज सेइंग दैट अभी क्या है दिस इज गोइंग टू रिमेन हाई इन द फॉरसेबल फ्यूचर एज वेल, बिकॉज जिन कारणों की वजह से इन्फ्लेशन है वो अभी वैसे के वैसे ही है, तो उनमें कोई ऐसे चेंज नहीं है। तो क्या है इन्फ्लेशन में भी कोई कम होने के चांसेस कम लग रहे हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ऑडिटोरियल विच इज टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप। तो हॉकी का जो वर्ल्ड कप आ रहा है वी हैव डिस्कस इसको कौन कौन को होस्ट करने जा रहा है। तो 2 कंट्रीज इसको को होस्ट करने वाली, हमने कल ही पढ़ा था। फर्स्ट इज बेल्जियम एंड सेकेंड इज द नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड्स और बेल्जियम साथ में मिलकर इसको क्या है को होस्ट करने वाली है, ये आपने याद रखना। सो को होस्टिंग कंट्रीज पे पता लग गई। देन दूसरा फैक्ट जो आपने वर्ल्ड कप हॉकी के बारे में याद रखना, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेन एंड विमेन के जो वर्ल्ड कप है हॉकी के, वर्ल्ड कप फॉर द हॉकी आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, फर्स्ट टाइम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एंड दोनों ही क्या है आर बीइंग को होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स। तो ये तो कुछ आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। देन इट इज होपिंग कि कैसे क्या इंडिया might see its best finish in 50 years world
वर्ल्ड कप ऑफ द हॉकी। तो वी आर होपिंग कि क्या अच्छा परफॉर्मेंस आए। ये जो प्रीवियस हमारी परफॉर्मेंसेज है उसके बारे में यहाँ पे क्या है डिस्कस किया गया है इन द आर्टिकल। कुछ चीजें आप याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिमेम्बर दैट हमारा ब्रॉन्ज आया था इन टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें क्या था हमारा हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल था। देन हुआ था पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक कब हुआ था? 2024 में, इसमें भी इंडिया का ब्रॉन्ज था, राइट। एंड अभी क्या है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें भी हमारा अच्छा है, सो दैट जो एलए में 2028 में ओलंपिक्स होने वाला उसमें भी क्या है वी कैन परफॉर्म गुड, तो हम अपनी प्लेस फिक्स कर पाए उसके लिए क्या हमें यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कप्स जो हमने जीते हैं, जो जो हमारे पोजीशंस आई हैं। यू कैन रीड फॉर योर क्यूरियोसिटी। जो दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो आपको मैंने बता दी। Okay, the third editorial talks about the Europe's AI rules may become India's opportunity. तो basically क्या है, Indian government is also considering कि वो AI के लिए separate एक full fledged law लेके हैं, right? So they are saying कि already अगर हम AI के लिए full fledged की law की बात करें तो यूरोप में there exists a full fledged law to provide the regulations for the management of artificial intelligence. So basically it is saying that European Union's AU Act जो कि 2024 में आया था एंड अभी क्या उसकी फाइनली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है फ्रॉम 2nd of August 2026, right? So this is basically a act which regulates the AI and this is a risk based approach है। इसमें जो रेगुलेशन है उसकी क्या है, उसकी जो स्ट्रिंजेंसी का लेवल है वो रिस्क के बेसिस पे बढ़ेगा। तो जितनी ज्यादा हाई रिस्क एआई एप्स होंगी उनके ऊपर क्या है रेगुलेशंस उतने स्ट्रिंजेंट हैं, और जो लिमिटेड जहाँ पे रिस्क है वहां पे क्या है इजियर नॉर्म्स है। तो दिस इज व्हाट, ये याद रखना ईयू का ये जो है दैट इज रिस्क बेस्ड। Moreover, this act also provides an opportunity for India, as the article is discussing. It is saying that जब now this law is in implementation, right? तो इसके लिए compliance के लिए क्या you need compliance is what कि आप उस एक्ट को फॉलो करें एंड दैट compliance required a huge paperwork and proof, and उसके लिए क्या है you need the staff, you need the people for doing all this। तो यहाँ पे this because the इतना पेपर वर्क और वो सब होगा, इसके लिए क्या this required a greater demand for the quality legal and technical professionals which India can provide. So Indian professional services firm have supported clients via across data protection, financial regulation and technical assurance. यहाँ पे भी they can also help the companies with respect to ensuring that they are following the regulatory process mentioned in the AI, at the same time ensuring their profits are not harmed. तो क्या है compliance के लिए क्या है इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है that Indian professionals can be hired for providing these services, right? So this is something which is the article is talking about right now in this thing, that we need to tap this opportunity as well. Moving on to the next news article. So this basically talks about the constitutional limits on arrest. So as we know, there is a fundamental right mentioned under the Article 22, which talks about the protection in cases of डिटेंशन एंड प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस एंड डिटेंशन। तो उस केस में हमारे पास क्या फंडामेंटल राइट्स रहती है, हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ऑन बीइंग अरेस्टेड, उसकी बात करता है, राइट? कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 22 बात करता है, सो विच डिफरेंशिएट बिटवीन द अरेस्ट एंड नॉर्मल डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज वेल। तो इंडिया में दो टाइप का डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है, एंड इंडिया इज द रेयरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिसमें क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेजर्ड हैं।
मेंशन है. तो बेसिकली इफ वी टॉक अंडर द safeguards which are given under article 22 with respect to arrest and detention, तो पहली बात आर्टिकल 22 क्या कहता है, द ग्राउंड शुड बी इन्फॉर्म्ड. तो जिस ग्राउंड्स पे किसी ग्राउंड्स फॉर द अरेस्ट शुड बी इन्फॉर्म, जिस बेसिस पे आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको क्या है, ग्राउंड शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट, दैट व्हाई आर यू बीइंग अरेस्टेड. देन इट टॉक्स अबाउट दैट प्रोड्यूसिंग दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो जुडिशरी के पास में उसको क्या है, विद इन 24 आवर्स क्या है, उसको प्रेजेंट करने का ये जो सेफगार्ड है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. Moreover, there is also the right to hire a defense for yourself. You can hire a lawyer for yourself as soon as you are informed of your grounds. So basically क्या है, किसी भी तरीके से जो है, because even if you are being arrested, you enjoy certain rights under the article 22 of the constitution, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया that on arresting the person the ground should be mentioned. तो grounds उसको बताने पड़ेंगे, and then उसको क्या है, has the right to defend and hire a lawyer for himself, and that person would be produced before the judicial magistrate within 24 hours, and further उसको custody में तभी रखा जाएगा if the judicial magistrate permits it. If the judicial magistrate does not permit it, तो उसको क्या रिलीज करना पड़ेगा, right? And also a second thing which talks which is mentioned in the preventive in case of preventive detention. So person can be arrested on the in case of preventive detention. Preventive detention क्या है, that you have not committed the crime itself. तो to prevent the person from committing the crime क्या है, उसको आप arrest कर सकते हो, right? सो इस केसेस में भी क्या है, आप उसको कितनी देर के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी याद रखना है कि इफ अ पर्सन इज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन तो उसको क्या है, मैक्सिमम आप 3 मंथ्स के लिए क्या है, डिटेन कर सकते हो. अगर आपको इससे एक्सटेंड करना है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द एडवाइजरी बोर्ड. ओनली इफ द एडवाइजरी बोर्ड परमिट्स. तो क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये जो डिटेंशन है 3 महीने से ज्यादा बढ़ेगी, नहीं तो अदरवाइज इफ द एडवाइजरी बोर्ड डज नॉट परमिटेड तो आपको उसको क्या है, रिलीज करना पड़ेगा. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल safeguards which are available against arbitrary arresting. तो क्या है, आप किसी पर्सन को ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते, राइट? सो देयर आर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल safeguards available in India, तो जिसको आर्टिकल 22 में क्या अच्छे से मेंशन किया गया है. यू कैन रीड दिस आर्टिकल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल. Okay, so Tata Trust accepts the resignation of Chandrasekharan, initiate the process to find the successor. तो याद रखना है टाटा सन्स के चेयरमैन कौन थे, एस चंद्रशेखरन थे, एंड राइट सो ही हैज रिजाइंड. अभी क्या है, अभी कोई नया जो है चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ है, बट सर्च इज ऑनगोइंग. तो बेसिकली देयर वाज टसल गोइंग ऑन बिटवीन द ट्रस्टीज. तो इसके लिए क्या है, ही वाज नॉट सीन एज अ नेक्स्ट चेयरमैन एज वेल, राइट? तो उसको क्या है, उस केस में ही ऑफर्ड हिज रेजिग्नेशन. तो ये आपने याद रखना है. So basically, and Chandrasekharan has conveyed that he is not offering himself for the reappointment. So he has submitted his resignation, and after that, the company is saying that the trustees of Sir Dorabiji Tata Trust have passed a resolution initiating a selection committee, जिसमें क्या है, accordingly that selection committee will select the another chairperson for the company. Okay,
ये भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं. इंडिया हैज रीअश्योरिंग डिस्कशंस विद यूएस ऑन 100% टैरिफ लॉ. तो बेसिकली क्या है, यूएस इज कमिंग अप विद 100% टैरिफ लॉ. एंड व्हाट इज दिस 100% टैरिफ लॉ? दे आर गोइंग टू टैक्स 100% टैक्स लगाने वाले कौन से कंट्रीज पे? जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं. तो जो भी कंट्रीज ऑन कंट्रीज विच एक्सपोर्ट रशियन ऑयल, तो रशिया के साथ ऑयल का ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या है, 100% टैरिफ लगाने का लॉ लेके आने वाली है यूएस गवर्नमेंट. तो बेसिकली इंडिया हैज़ डिस्कशंस कि India has reassuring recent discussions with the US, including a proposed law that would see tariff of 100% being imposed on India and other countries that import Russian oil in large quantities, right? तो इसके related क्या है, बिल आने वाला है. तो let's see क्या होता है. India is having talks with them and the US is reassuring them, but let's see. Okay, so Ukraine farmers in despair as Russia's Black Sea blockade threaten harvests, exports and livelihood. तो as Ukraine और Russia का crisis चल रहा है, तो Russia has what created a blockade at the Black Sea, right? And Black Sea is a sea जिसके थ्रू जिससे से क्या था, मेजर शिपिंग रूट था. मेजर जो इंडिया जो यूक्रेन का जो मेजर एक्सपोर्ट होता था, दैट took place through the Black Sea. And ये भी याद रखनी है कि 60% of exports from Ukraine are from agriculture sector only. तो यूक्रेन का 60% of export basket consists of the agriculture, especially wheat. So याद रखना that Ukraine is among the world's largest producer of wheat, corn and sunflower and export around 90% of export of such through the Black Sea. तो 90% इसका जो एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, वो सारा ब्लैक सी के थ्रू हो रहा है. तो यू कैन सी कि कितनी बुरी सिचुएशन होगी इफ देर इज अ ब्लॉकेड ऑन ब्लैक सी. तो दैट इज वाई द फार्मर्स आर इन डिस्पेयर. देयर इज नो वेयर टू सेंड दिस ग्रेन. द फार्मर्स आर सेइंग दैट कहाँ भेजें, कहाँ इसको एक्सपोर्ट करें. वी आर ग्रोइंग, हार्वेस्ट सीजन इज देयर, बट इन ग्रेन्स का क्या होगा, बिकॉज ब्लॉकेड लगा हुआ है ब्लैक सी के ऊपर, राइट? तो ब्लैक सी के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखनी है. तो यू शुड नो विच कंट्रीज आर सराउंडिंग ब्लैक सी. तो ब्लैक सी इज सराउंडेड बाय, वी हैव क्रिएटेड अ निमोनिक in the previous class if you know. तो T burger, so T stands for Turkey. So basically Black Sea is surrounded by Turkey, Bulgaria, Ukraine, Russia, Georgia and Romania. ये सारी कंट्रीज हैं जो सराउंड करती हैं ब्लैक सी को, ये आपने याद रखना है. सो आई होप दिस इज क्लियर. यू कैन सी ऑन द मैप द पोजीशन ऑफ ब्लैक सी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज अ स्मॉल न्यूज रिलेटेड टू रोमानिया, बट ये भी याद रखनी है. रोमानिया शट डाउन न्यूक्लियर प्लांट्स एज वाटर लेवल्स ड्रॉप्स इन द रिवर डेन्यूब. तो डेन्यूब रिवर में वाटर लेवल्स आर वेरी वेरी लो दिस ईयर, अमाउंटिंग टू व्हाट रीजन बिहाइंड दिस इज द वेरी लो रेनफॉल जो इस साल हुई है. सो उसकी वजह से क्या है, देयर आर ड्रॉट्स इन दिस रिवर. तो इस रिवर में क्या है, ड्रॉट्स होने के कारण वाटर लेवल इज वेरी वेरी लेस इन द रिवर. एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में इफ यू नो, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यू नीड अ कूलेंट, राइट? तो कूलेंट में जो वाटर यूज हो रहा था एज अ कूलेंट, डेन्यूब रिवर का वाटर यूज हो रहा था. बिकॉज अब वाटर लेवल कम है तो यू कैन नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कूलेंट, राइट? तो उसकी वजह से क्या है, दे हैव व्हाट शट डाउन इट्स न्यूक्लियर plant. So the Romania has halted the operations of its only nuclear plant. Shut down due to a drought scorching Europe that has caused the Danube river whose water cooled the plant to fall to the record lows. तो बहुत पानी कम होने के कारण this decision has been taken. So ये थोड़ा सा याद रखना है.
देन गौतम रंगराजन इज यूके पीएम्स एडवाइजर। तो बेसिकली क्या है, यूके के जो नए पीएम अपॉइंट हुए हैं, पीएम बर्नहम, एंडी बर्नहम, राइट, इन्होंने क्या है एक सीनियर जो एक है हमारे एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट थे, उनके बेटे को क्या है एज अ सिक्योर दिस एडवाइजर अपॉइंट किया है। सो गौतम रंगराजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो ये आपने याद रखना है। समटाइम्स जो इंडियन ओरिजिन से लोग होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट रहती हैं। ओके, Turkey lays out plan for defense pact with Pakistan, Saudi Arabia. As we have seen, there is agreement sign हुआ था on August 7. August 7 को एक pact sign हुआ था by the name of Makkah Pact, which is basically a deterrence collective डिफेंस पैक्ट था, जो कलेक्टिव डिफेंस डेटरेंस पैक्ट था किन 3 कंट्रीज के बीच में। तो कह रहे हैं एक नया सिक्योरिटी ट्राइंगल बन रहा है। सो व्हाट इज देयर सेइंग, न्यू सिक्योरिटी ट्राइंगल इज कमिंग अप। एंड ट्राइंगल क्यों, क्योंकि 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। एंड व्हाट आर द 3 कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व, बेसिकली पाकिस्तान, तुर्की एंड दिस इज सऊदी अरेबिया। तो ये 3 कंट्रीज ने पैक्ट साइन किया है मक्का में, दैट इज वाई दिस इज नोन एज मक्का पैक्ट। 7th of August को साइन किया, राइट। एंड दिस इज सिमिलर टू व्हाट, दिस मक्का पैक्ट इज सिमिलर टू नाटो। और ये जो कलेक्टिव डिफेंस का इनका प्रपोजल है, दिस इज सिमिलर टू सिमिलर टू आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो भी क्या कहता है, कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, तो बिल्कुल उसके जैसे ये है, राइट। तो नाउ दे आर व्हाट फॉर्मिंग द ब्रॉडर रूल्स कि कैसे इसको प्लान किया जाएगा और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या है, तुर्की इज लेइंग आउट द प्लान, राइट। तो दैट इज वाई दिस थिंग इज न्यूज़। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, 7th of August इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। 7th of August को क्या है, इंडिया में भी सेलिब्रेट नेशनल हैंडलूम डे। And why do we celebrate National Handloom Day? To commemorate India's स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट हुई थी, और ये स्वदेशी मूवमेंट कब हुई थी, 1905 में हुई थी, इन प्रोटेस्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो उसके अगेंस्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट। That movement was known as स्वदेशी मूवमेंट। एंड what was done in स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट में बाइकआउट किया गया था फॉरेन गुड्स का, और सारी स्वदेशी गुड्स को यूज़ करने को क्या है, प्रमोट किया गया था। तो फोकस वाज ऑन यूजिंग स्वदेशी थिंग्स एंड बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स। दिस वाज अ स्वदेशी मूवमेंट। तो 7th of August को क्योंकि ये मूवमेंट होती है, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग नेशनल हैंडलूम डे। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। Okay, these were all the important news articles from today, students. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section, and do answer in the comment section few questions. तो we have done certain days in July. तो important days in July हमने डिस्कस किए थे। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है when is इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। एंड इंडिया में देयर इज अ प्रोजेक्ट टाइगर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर क्या है, डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स आर फॉर्म। सो विच वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, एंड व्हाट इज द अथॉरिटी विच मैनेजेस द टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व को कौन सी अथॉरिटी मैनेज करती है। तो ये सारे आप आंसर मुझे देने हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल टाइगर डे एंड प्रोजेक्ट टाइगर। तो कमेंट सेक्शन में डू रिप्लाई मी, एंड इफ़ यू हैव एनी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू टुडेज क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।